मैं अमरदस्त पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो है अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई देखने वाले हैं कि क्या है, किस प्रकार से इसको हम लोग निकालते हैं। ये है हमारा टॉपिक, और ये टॉपिक क्या है हमारा, अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई मतलब हम के की बात कर रहे हैं, यही हमारा क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है, और इसका ही हमको इकाई ज्ञात करना है। अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात करते हैं, हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो आपको पता है कि जो अभिक्रिया का जो क्या होता है, जो वेग होता है, ये अभिक्रिया का जो वेग है, ये आपका सांद्रता में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, सांद्रता में क्या होता है भाई, हमारा परिवर्तन होता है। किसके सांद्रता में परिवर्तन, तो अभिकारक के उत्पाद के जो सांद्रता में क्या होता है, समय के साथ जो भी क्या होता है, समय अंतराल में जो भी परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अर्थात अभिकारक के उत्पाद के सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और अभिक्रिया का वेग जो होता है, अगर हम देखें तो ये इसकी इकाई की बात करें, अगर समानुपाती की बात करें तो जब भी समानुपाती क्या होता है, हटता है, कांस्टेंट आता है हमारा, तो ये हो जाता है अभिक्रिया का क्या हो जाता है, हमारा ये वेग हो जाता है। और अभिक्रिया का जो वेग होता है, जब समानुपाती हटता है तो कांस्टेंट आता है, और इसका जो मान होता है ये कांस्टेंट है के, और यहाँ पर फिर सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उस सांद्रता में परिवर्तन को हम क्या करते हैं, अगर उसका इकाई को अगर क्या करते हैं, दर्शाते हैं, तो अभिक्रिया का जो वेग की इकाई होता है, सांद्रता में परिवर्तन को शो करते हैं मोल पर लीटर से, और समय को प्रदर्शित करते हैं सेकेंड से। जब इसका इकाई निकालते हैं अभिक्रिया की वेग का, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है, इसका अभिक्रिया का वेग जो होता है, इसकी इकाई जो होता है, इसी के आधार पर निकालते हैं। इसको बोलते हैं मोल पर लीटर, और ये सेकेंड ऊपर चला जाता है तो इसे पर सेकेंड कहते हैं, और यही अभिक्रिया की इकाई को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। हम देखने वाले हैं कि इसमें जो क्या होता है, जो वेग स्थिरांक होता है, उसकी इकाई कैसे निकाला जाता है। तो आगे हम क्या करने हैं, उसको देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग, अभिक्रिया की जो क्या होता है, हमारा वेग होता है, वो किस प्रकार से, उसके वेग स्थिरांक की इकाई किस प्रकार से निकालते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं और जो है शून्य कोटि अभिक्रिया के पास। शून्य कोटि जो क्या है, हमारा अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो शून्य कोटि अभिक्रिया है, इसका पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वेग स्थिरांक की इकाई निकालते हैं। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है ना, निकालने वाले हैं। के वेग स्थिरांक की क्या देखेंगे हम लोग, इकाई। तो कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। वैसे आपको पता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक या किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई निकालें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अभिकारक ले लेते हैं ए, ये हमारा क्या होता है, अभिकारक ए, और ये हमारा प्रोडक्ट क्या बनाता है, बी। और आपको पता है कि कोई भी अभिक्रिया की जो दर होता है, वो द्रव्य क्रियानुपाती नियम के अनुसार अभिकारक की सांद्रता पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है। तो इसको इस तरीक़ा से लिखा जा सकता है, दर और बराबर हमारा क्या होता है, अगर इसको पूरा लिखें तो अभिक्रिया की जो दर होता है, अभिक्रिया की जो क्या होता है, दर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है भाई, हमारा अभिकारक के सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। चूँकि ये शून्य कोटि अभिक्रिया है, यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, शून्य लगा दिया जाता है। इसी को जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर समानुपाती की जगह स्थिरांक आता है, जिसे हम लोग के से दर्शाते हैं, और ये जो मान होता है ए नॉट प्रदर्शित करता है। तो ये जो के होता है, यही आपका क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। अब चूँकि इसका इकाई निकालना है, तो इसको इस तरफ क्या कर दिया जाता है, पक्षांतरित कर दिया जाता है। तो हमारा मान जो है कुछ इस टाइप का प्राप्त होता है, दर डिवाइडेड बाई क्या होता है, आपका ये हो जाता है हमारा ए का घात कितना हो जाता है, 0। अब यहाँ पर आप चूँकि देखे हैं अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होता है, तभी मैं बताया था मोल पर लीटर क्या होता है, पर सेकेंड होता है, डिवाइडेड बाई ये जो हमारा क्या हो रहा है, ये जो इसका जो मान होता है, ये क्या होता है, हमारा 0 होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो मान होता है, ये मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ए नॉट कितना होता है, हमारा 1 होता है, मतलब यहाँ पर इसका मान 1 होता है। तो डायरेक्टली हमारा के का मान किस पर डिपेंड करता है, हमारा दर पर क्या करता है, निर्भर करता है। और दर की इकाई क्या होता है भाई, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है।
और यही जो है आपका क्या होता है हमारा शून्य कोटि जो अभिक्रिया होता है उसके वेग स्थिरांक की क्या होता है वो इकाई होता है या इकाई को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से आपको अगर बोला जाता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो है आपका वेग स्थिरांक की इकाई कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक अर्थात जो के होता है इसकी इकाई क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड को क्या करता है प्रदर्शित करता है। ये तो हो गया किसका भाई हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया का। अब हम किसके पास चलते हैं, प्रथम कोटि के पास चलते हैं। ये क्या कहता है, तो अब दूसरा नंबर हम चलते हैं प्रथम कोटि। प्रथम कोटि जो क्या होता है अभिक्रिया होता है प्रथम कोटि है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की क्या देखना है हमको इकाई। तो इसका इकाई फिर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो है होता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को पता है कि ये जो दर होता है वो अभिकारक जो क्या होता है हमारा के सांद्रता के क्या होता है समानुपाती होता है। पूरा अगर आप लिखेंगे तो पूरा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोई क्या दिया है हमारा दर दिया है, और दर हम जानते हैं कि किसका भाई हमारा अभिकारक जो ए होता है या बी होता है उसके समानुपाती होता है। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट कोटि को कर रहा है तो 1 लगा देते हैं दर। अब जैसे ही समानुपाती हटता है कांस्टेंट क्या आता है के आता है, और ये ए का घात कितना हो जाता है 1 हो जाता है। चूँकि हमको के का मान ज्ञात करना होता है तो इस तरफ इसको क्या कर दिया जाता है पक्षांतरित क्या कर दिया जाता है तो ये हो जाता है के, और ये क्या हो जाता है आपका दर अपॉन कितना हो जाता है आपका ये हो जाता है ए। अब यहाँ पर क्या होता है दर का आपको क्या होता है ये जो है पहले से पता है कि दर का जो भी हमारा क्या होता है जो इकाई होता है वो मोल पर लीटर क्या होता है पर सेकेंड होता है। और चूंकि यहाँ पर ए बोल रहा है, ए भी क्या होता है अभिकारक होता है, अभिकारक के सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो अभिकारक की सांद्रता क्या होता है भाई मोल पर लीटर को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो उस स्थिति में आगे पीछे जो होता है हमारा मोल पर लीटर क्या हो जाता है आपका कैंसल हो जाता है, और अंततः यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाता है आपका पर सेकेंड क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो इकाई होता है वेग स्थिरांक का वो कितना होता है हमारा पर लीटर नहीं पर सेकेंड को क्या करता है प्रदर्शित करता है। अब हम चलते हैं थर्ड के पास द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। किसके लिए भी हमारा द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अगर हम वेग स्थिरांक की इकाई देखें तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ये हो जाता है हमारा दर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है के, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग ए का घात कितना लिख देते हैं 2। द्वितीय कोटि को शो कर रहा है, चूँकि हमको के का मान ज्ञात करना है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं दर को इस तरह पक्षांतरित कर देते हैं तो ये भाग में हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है ए का घात कितना हो जाता है हमारा 2। चूँकि यहाँ पर पहले से आपको पता है कि दर बराबर क्या होता है भाई मोल, और ये हो जाता है आपका पर लीटर है ना, और साथ में क्या होता है पर सेकेंड क्या होता है प्राप्त होता है। दर का मान इतना होता है डिवाइडेड बाय यहाँ पर इसका मान कितना होता है भाई मोल पर लीटर होता है। चूँकि ये इसका घात में कितना दिया है 2 दिया है, तो उस स्थिति में इसका जो मान होता है उसमें हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाता है एक और एक क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। एक जो है नीचे मोल पर लीटर बचा है, तो उस मोल पर लीटर को हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाता है आपका के, ये कितना हो जाता है भाई हमारा ये हो गया आपका के। अब ऊपर में तो कुछ नहीं बचा है, नीचे क्या बचा है मोल पर लीटर बचा है। तो मोल जब ऊपर चला जाता है तो ये कितना हो जाता है पर मोल हो जाता है, ये पर लीटर है इधर जाके लीटर हो जाता है, और सेकेंड पहले से मौजूद है तो पर सेकेंड हो जाता है। तो इस तरीक़ा से द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए भी क्या किया जा सकता है आपका जो है वेग स्थिरांक की इकाई क्या किया जा सकता है ज्ञात किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा किसके बारे में देखते हैं, तृतीय कोटि के लिए देखते हैं भाई तृतीय कोटि। तो तृतीय जो क्या होता है हमारा कोटि होता है, इसके लिए अगर देखें तृतीय कोटि के लिए अगर हम देखें तो तृतीय कोटि में क्या होता है यहाँ पर क्या होता है ये दर होता है, और दर का मान क्या होता है के, प्रोपोर्शनलिटी हट गया है समझो, और यहाँ पर क्या होता है ए का घात 3 होता है। क्योंकि आपको के का मान ज्ञात करना है तो फिर से दर क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं है ना, पक्षांतरित करते हैं इस तरफ तो ये उतार चला जाता है, और ये क्या हो जाता है हमारा ए का घात कितना हो जाता है 3। चूँकि आपको पता है कि दर बराबर कितना होता है भाई मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है,
और इसको हम लोग देखें, ये सांद्रता को प्रदर्शित करता है नीचे वाला, और सांद्रता क्या होता है भाई, मोल पर लीटर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चूँकि यहाँ पर घातांक कितना है, 3 है, तो हम 3 ले लेते हैं। अब इसमें से क्या होता है, हमारा एक जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, नीचे 2 अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ये बचा है हमारा मोल, ये मोल हो गया। चूँकि 2 बार बचा हुआ है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग कर देते हैं मोल, ये हो गया आपका पर मोल। और लीटर हमारा कितना बचा है, हमारा 2 बार बचा हुआ है, तो ये ऊपर चला जाता है, तो उस स्थिति में हमको क्या हो जाता है 2, और ये क्या हो जाता है पर हमारा जो है क्या होता है सेकेंड जो है क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका पर सेकेंड, और ये पर सेकेंड प्राप्त होता है। तो तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए इस प्रकार से मान क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये तो हो गया भाई हमारा कि इस प्रकार से क्या निकाला जाता है, हमारा कोटि जो होता है अभिक्रिया के वेग के लिए या अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, बताया जा सकता है। यहीं से क्या किया जाता है, आपको कई क्वेश्चन तो यहीं से क्या कर दिया जाता है, आपका पूछ लिया जाता है, पूछ दिया जाता है। nth कोटि के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं nth कोटि के लिए। वैसे इसको पूछा नहीं जाता है, बट आप nth कोटि के लिए भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और nth कोटि का जो मान होता है डायरेक्टली वो क्या होता है, हमारा कॉन्सनट्रेशन के क्या होता है, बराबर होता है। उस स्थिति में यहाँ पर क्या लिखा जाता है, dx अपॉन क्या लिखा जाता है, हमारा dt लिखा जाता है। और इसका जो मान होता है ना, इसका जो क्या होता है, हमारा जो मान होता है, ये मान k, और उसके बाद क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन जो होता है उसके क्या होता है, हमारा घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब इस k को इधर क्या कर दिया जाता है, पक्षांतरित कर दिया जाता है, तो हमारा मान क्या हो जाता है, हमारा dx अपान कितना हो जाता है, हमारा ये dt हो जाता है, और इनटू में कितना हो जाता है, 1 अपान क्या हो जाता है, हमारा ये कंसंट्रेशन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब जब इसका क्या किया जाता है, फाइनली इसका जब मान निकाला जाता है, तो हमारा जो है t होता है समय को प्रदर्शित करता है, ये जो होता है वो सांद्रता को प्रदर्शित करता है, ये भी सांद्रता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो फाइनली इसका जो है मोल पर लीटर, फाइनली हमारे इसका जो मान क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर ये हो जाता है मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर। ये सेकेंड ऊपर चला जाता है, तो उस स्थिति मोल पर लीटर ये होता है पर सेकेंड क्या होता है, प्राप्त होता है। और सांद्रता का जो है अगर बात करें तो उसको सांद्रता होता है, मतलब जो कंसंट्रेशन होता है, इस कंसंट्रेशन की अगर हम बात कर दें तो अंततः हमारा जो मान होता है वो आपका क्या हो जाता है, मोल, ये हो गया मोल पर लीटर, है ना, उसके बाद पर सेकेंड। और अगर हम देखें कंसंट्रेशन में, तो ये जो कंसंट्रेशन होता है वो n-1 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से अभिक्रिया की कोटि के लिए क्या किया जा सकता है, फाइनली हमारा जो मान है वो लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है भाई, ठीक है। तो ये हो गया k, ये हो गया आपका मोल पर लीटर पर हमारा क्या होता है, सेकेंड हो जाता है। और उसके बाद कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर n-1 से क्या किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है भाई, आपका अभिक्रिया की कोटि का जो वेग स्थिरांक है वो प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि इत्यादि के लिए क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी क्या किया जाता है, आपसे पूछा जाता है, पूछते हैं भाई, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में क्या करना है, रखना है। चलिए अब आगे हम जो टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। यहाँ पर टॉपिक दिया है अभिक्रिया की आणविकता, या इसी को बोलते हैं अणु संख्यता। तो ये हमको देखना है अभी, अभिक्रिया की आणविकता या इसी को क्या बोलते हैं, अणु संख्यता। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता से आप क्या समझते हैं। इसको समझने के लिए इसको जो है 2 भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं इन अभिक्रियाओं को। पहला होता है हमारा प्रारंभिक अभिक्रिया, ये क्या होता है हमारा पहला भाई, प्रारंभिक अभिक्रिया। तो लिख लेते हैं हम लोग, प्रारंभिक क्या होता है हमारा, ये अभिक्रिया होता है, प्रारंभिक अभिक्रिया। समझने के लिए इसको कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। और दूसरा होता है हमारा जटिल अभिक्रिया, जटिल क्या होता है हमारा, अभिक्रिया। तो 2 प्रकार की यहाँ पर क्या होती है, आपकी अभिक्रिया होती है, प्रारंभिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक अभिक्रिया क्या होता है भाई, है ना। प्रारंभिक अभिक्रिया, प्रारंभिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि वह अभिक्रिया जो हमारा एक पद में क्या होता है, हमारा
पूर्ण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। एक पद मतलब एक स्टेप में कंप्लीट हो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जो कितने पद में, एक पद में क्या होती है, पूर्ण होती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रारंभिक क्या कहते हैं हम लोग, अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा इसका लिख सकते हैं कि प्रारंभिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो कितने पदों में भाई, हमारा एक पदों में पूर्ण होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार के अभिक्रिया में जो अणु संख्यता होती है, आणविकता होती है, उसके आधार पर इस अभिक्रिया को कई भागों में बांटते हैं। जैसे एकाणुक अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया में क्या होती है, हमारी जो आणविकता होती है वो कितना होती है, एक होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें उदाहरण क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है, बताई जा सकती है कि एकाणुक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है भाई, है ना। तो एकाणुक अभिक्रिया में ना अणु संख्यता कितनी होती है, एक होती है, और ये प्रारंभिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो प्रारंभिक अभिक्रिया को अणु संख्यता के आधार पर कई भागों में बांट के पढ़ी जाती है, जिसमें पहला है एकाणुक अभिक्रिया, अर्थात इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है वो प्रारंभिक अभिक्रिया होती है, बट अणु की संख्या एक होती है, या उसमें जो भी भाग लेने वाले अणुओं की संख्या एक होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो उदाहरण के लिए दिया है हमारा N, यहाँ पर दिया है आपका O3, क्या दिया है हमारा O3, जिसको ओजोन बोलते हैं, और यहाँ पर जो ओजोन है वो टूट करके ऑक्सीजन और क्या बनाते हैं, एक नवजात ऑक्सीजन बनाते हैं। चूँकि हमारा अभिकारक कौन होता है, O3 होता है, इसलिए यहाँ पर जो अणु संख्यता होता है वो कितना होता है भाई, हमारा एक होता है। सामने में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर अणु संख्यता कितनी होती है, हमारी एक होती है। तो इस प्रकार से अणु संख्यता जो होती है या प्रारंभिक अभिक्रिया होती है, उसको अणु संख्यता के आधार पर कई भागों में बांट के पढ़ी जाती है, जिसमें पहला भाग एक अणुक अभिक्रिया होती है, जो दिखने में आपको दिख रहा है एक पद में पूर्ण हो रही है, और इसमें आपकी अणु की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, एक होती है। और भी बहुत सारे उदाहरण इसके अंतर्गत क्या की जा सकती है भाई, लिखी जा सकती है। जैसे सेकेंड अगर हम उदाहरण की बात करें तो सेकेंड उदाहरण जैसे दिया है NH4 और दिया है आपका NO2। अब ये क्या होती है हमारी, ये जो है आपका 2 दूने 4 पानी के 2 अणु बनाती है और नाइट्रोजन क्या करती है, मुक्त करती है। तो उस स्थिति में इससे तो हमको मतलब नहीं है, द्रव्य कृनपाती नियम ये कहता है कि कोई भी जो मान है वो अभिक्रिया की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर अणु संख्यता की बात करें तो यहाँ पर जो अणु संख्यता होती है वो कितनी होती है भाई, एक होती है। तो यहाँ पर अणु संख्यता एक के आधार पर, या एकाणुक अभिक्रिया जो कि आपकी प्रारंभिक अभिक्रिया होती है उसके आधार पर ये पहले प्रकार क्या होती है, कंप्लीट होती है। दूसरा अगर हम देखें, इसमें दूसरा प्रकार हम देखें तो ये होता है द्विअणुक अभिक्रिया। द्विअणुक क्या देख लेंगे हम लोग, अभिक्रिया। द्विअणुक जो क्या होती है, जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया भी प्रारंभिक अभिक्रिया होती है, अर्थात एक पद में ही पूर्ण होती है, लेकिन ये जो अभिक्रिया है आपका, उनमें अणु संख्यता 2 होती है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण जो है इसमें ली जा सकती है भाई। पहला तो उदाहरण ये है कि यहाँ पर H2 प्लस क्या होती है, हमारी I2 होती है, और उस स्थिति में क्या बनाती है, 2HI बनाती है ना। या इसी को उल्टा लिख दिया जाए तब भी बन जाती है भाई हमारा। जैसे इसको हम उल्टा लिख दें, क्या लिख दें, 2HI इक्वल टू H2, और ये क्या होती है, I होती है। तो यहाँ पर भी अणु संख्यता कितनी होती है हमारी, यहाँ पर 2 होती है। अभी क्या है अभी पता नहीं है, तो यहाँ पर 2 भाग ले रहा है, तो इसलिए अणु संख्यता इसमें कितनी होती है, आपकी 2 होती है। और भी उदाहरण लिखी जा सकती है, जैसे H2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या लिखी जा सकती है भाई, हमारा ये हो जाती है 2HCl, इसमें लिखी जा सकती है, तो ये हो जाती है 2HCl। तो यहाँ पर भी अणु संख्यता जो होती है वो कितनी होती है, आपकी 2 ही होती है ना। यहाँ पर भी अणु संख्यता कितनी होती है, 2 होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अणु संख्यता कितना हो गया, आपका 2 हो गया। यहीं पर एक प्रारंभिक अभिक्रिया को एक और भाग जिसको बोलते हैं त्रिअणुक अभिक्रिया। त्रिअणुक क्या बोली जाती है, इसको अभिक्रिया कही जाती है। ये भी प्रारंभिक अभिक्रिया है, अर्थात एक पद में ही कंप्लीट होती है। इसकी उदाहरण अगर देखा जाए तो इसमें जैसे दी गई है NO2, है ना, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं इसको 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड होती है,
और ये ऑक्सीजन होती है, आपस में क्रिया करती है तो ये 2NO2 बनाती है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की जो अणु संख्यता होती है वो अणु संख्यता आपकी कितनी होती है, आपकी 3 होती है। क्यों? क्योंकि 2 इसका और 1 इसका, इस प्रकार की अणु संख्यता इसकी 3 होती है। तो प्रारंभिक अभिक्रिया को अणु संख्यता के आधार पर जो है 3 भागों में बांट के इस प्रकार से क्या की जाती है, आपकी पढ़ी जाती है या पढ़ी जा सकती है भाई। तो ये क्या हो गया हमारा अणु संख्यता की प्रारंभिक अभिक्रिया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं किसके पास, जटिल अभिक्रिया के पास। किसके पास चलते हैं हम लोग, जटिल अभिक्रिया। ठीक है, तो जटिल अभिक्रिया के पास हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, चलिए तो कौन सा अभिक्रिया चलते हैं हम लोग, जटिल अभिक्रिया। सेकेंड नंबर हम जो देखे थे वो अभिक्रिया कौन सा है हमारा, जटिल अभिक्रिया भाई। जटिल अभिक्रिया क्या होती है इसको हमको देखना है। जटिल अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जटिल अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो एक से क्या होती है, अधिक पदों में पूर्ण होती है। तो वह अभिक्रिया जो कई पदों में क्या होती है, आपकी पूर्ण होती है। कई पदों में पूर्ण होती है, क्या कहलाती है भाई, जटिल अभिक्रिया कहलाती है। जटिल अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरीक़ा से आप जटिल अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कि वह अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, कई पदों में पूर्ण होती है, उसे जटिल अभिक्रिया कही जाती है। कई पदों में पूर्ण होने वाली जो अभिक्रिया होती है उनमें से है ना, वह पद जो सबसे धीमी गति से होती है वही आपकी क्या कहलाती है, दर निर्धारक पद कहलाती है। तो लिख सकते हैं कि कई पदों में, या हम लोग लिखें कि वह अभिक्रिया जो कई पदों में पूर्ण होती है जटिल अभिक्रिया कहलाती है ना। एक से अधिक पदों में पूर्ण होने वाले अभिक्रियाओं में, है ना, कई पदों में पूर्ण होने वाले अभिक्रिया में वह पद जो है ना मंद होती है, वह अभिक्रिया जो क्या होती है भाई हमारी, मंद होती है, दर निर्धारक पद कहलाती है। दर निर्धारक, है ना, पद कहलाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाती है भाई, क्या बन जाती है क्वेश्चन, कि दर निर्धारक पद क्या होती हैं। ये क्वेश्चन एक बनता है आपका, दर निर्धारक पद, इसको जो है RDS से दर्शाते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट बोलते हैं ना। तो वो यदि कोई अभिक्रिया है जो कई पदों में पूर्ण होती है, एक से कई पदों में पूर्ण होती है, तो उनमें से वह पद जो सबसे क्या होती है, आपकी मंद होती है, वह मंद क्या कहलाती है, आपकी दर निर्धारक पद कहलाती है। और दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले जो भी अणुओं की संख्या होती है वही संख्या क्या कहलाती है, आपकी अणु संख्यता कहलाती है। तो यहाँ से अणु संख्यता को क्या की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है। अब है ना, अणु संख्यता जो हमारा टॉपिक था, ये अणु संख्यता यहीं से क्या की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है। कैसे की जा सकती है भाई, तो दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या अणु संख्यता कहलाती है। अणु संख्यता या इसी को बोलते हैं आणविकता कहलाती है। आणविकता कहलाती हैं। तो इस तरीक़ा से अणु संख्यता को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है भाई। कैसे, तो ये होती है कि यहाँ पर दर निर्धारक जो भी हमारी क्या होती है, जो पद होती है, उस पद में भाग लेने वाले
जो भी अणुओं की जो क्या है संख्या है वही संख्या आपकी आणविकता या क्या कहलाती है, आपकी अणु संख्याता कहलाती है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन क्या होती है बनती है, पहला दर निर्धारक पद क्या होती है और दूसरा हमारा अणु संख्याता क्या होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अणु संख्याता या दर निर्धारक पद को उदाहरण से कैसे समझाई जा सकती है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से हम क्या करते हैं, समझते हैं जटिल अभिक्रियाओं को और साथ में दर निर्धारक पद को। ठीक है, तो एक उदाहरण हमारा दिया है, ये उदाहरण है हमारा 4HBr और ये जो है आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और क्रिया करके ये 2 दूने 4 पानी के अणु, मतलब हाइड्रोजन के 2 पानी के 2 अणु और साथ में आपका 2 Br2 का निर्माण करती है। ये जो अभिक्रिया होती है अभी फ़िलहाल एक स्टेप में आपको दिख रहा है, बट ये जो है कई पदों में क्या होती है आपके पूर्ण होती है, जो हम करके दिखा रहे हैं। कैसे होती है, सबसे पहले क्या होती है हमारा जो HBr है, ये HBr आती है और ये ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, क्रिया करती है और क्रिया करने के पश्चात ये जो है HOOBr का निर्माण करती है। मतलब HBr है, 2 ऑक्सीजन आगे हमने लिख दिया। ये जो अभिक्रिया होती है पहला पद होती है और ये पहला जो पद होती है वो क्या होती है आपकी मंद होती है। क्या होती है भाई, हमारी मंद होती है। दूसरा, अब जो हमारा क्या होती है HOO जो Br होती है उसके साथ एक और HBr क्या करती है आपकी क्रिया करती है। क्रिया करने से ये बन जाती है 2HOBr, इसको हाइपोब्रोमस अम्ल के नाम से जानी जाती है भाई। ये सेकेंड पद होती है, ये जो सेकेंड पद है वो क्या होती है आपकी तीव्र होती है। अब क्या करती है, ये जो हमारा बना हुआ HOORBr जो होती है वो अगला इसके साथ जो है HBr के साथ क्या करती है, क्रिया करती है और क्रिया करने के पश्चात यहाँ से आपका जो है कुछ चीज़ जो है यहाँ से क्या हो जाती है आपकी बाहर निकल जाती है भाई। तो इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, इसका एक मात्रा लेते हैं और HOOBr होती है। तो यहाँ से आपका एक तो क्या निकल जाती है H2O, यहाँ से क्या हो जाती है रिलीज हो जाती है और साथ में हमारा HO हो गया और H2 हो गया निकल गया। तो क्या होती है हमारी भाई H2O निकल गया, तो उस स्थिति में ये हमारा Br2 क्या हो जाती है प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाती है Br2 होती है। क्या होती है हम लोग, अच्छा ये थोड़ा सा हम लोग रॉन्ग किए हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं HOBr होती है ना भाई। तो उस स्थिति में ये OH और ये जो H है पानी के रूप में निकल जाती है और ये दोनों Br2 के रूप में क्या हो जाती है बाहर निकल जाती है। तो इस स्थिति में हमारा जो है ये अभिक्रिया कितने पदों में भाई, 3 पदों में क्या होती है आपकी कंप्लीट होती है। और इनमें से ये जो हमारा पहला पद होती है वो मंद होती है, दूसरा तीव्र होती है, लास्ट अति तीव्र बोल सकते हैं हमारा। तो ये 3 पद होती है। अब इन तीनों पदों को अगर क्या कर दी जाती है आपस में क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। तो उस स्थिति में देखो क्या बनती है भाई, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर HOBr 2 बार है और यहाँ पर कितनी होती है हमारी 1 बार होती है। तो बैलेंस करने के लिए इस प्रकार की अभिक्रिया में पूरे समीकरण को कितना से हमारा 2 से क्या कर दी जाती है, गुणा कर दी जाती है। तो उस स्थिति में HOBr 2 हो जाती है, इधर भी HOBr 2 बार होती है। तो जो अपोजिट साइड में रहती है वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। ये भी हमारा क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। बना हुआ जो प्रोडक्ट होती है वो नीचे पर जो है मिल जाती है। तो देखो एक HBr ये है, ये वाला, फिर ये वाला और 2 ठो ये है। तो टोटल आपका जो है 4 HBr यहाँ से प्राप्त होती है। कैसे कैसे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 बार। ये देखो ये हमारा क्या है HBr है 2 है, 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 बार, ये 3 और ये 4 बार। और ऑक्सीजन कितना बचा है हमारा O2, इस साइड वाला ख़त्म हो गया, इस साइड में कुछ नहीं बचा है हमारा। क्या बचा है, पानी के 2 अणु बचा है। तो 2 दूने ये हो गया हमारा 2, 2 1 कम 2 और ये Br कितना बचा है आपका 2, जो सामने से गुणा हो जाती है। तो फाइनली हमको क्या होती है, ये फार्मूला प्राप्त होती है जो कि हम पहले लिखे हैं। तो चूंकि यह अभिक्रिया कितने पदों में होती है भाई, 3 पदों में होती है। तो एक से अधिक पदों में ये कंप्लीट हो रही है, तो उसमें से वह पद जो क्या होती है मंद गति से होती है। ये मंद गति से होने वाला जो अभिक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाती है, अर्थात दर निर्धारक पद कहलाती है। और इसी पद में भाग लेने वाले जो भी परमाणुओं की अणुओं की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है आपकी अणु संख्याता कहलाती है। तो इस तरीक़ा से अणु संख्याता को क्या की जा सकती है भाई, परिभाषित की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिला भाई, अणु संख्याता मिल गया, साथ ही दर निर्धारक पद भी मिल गया, जटिल अभिक्रिया क्या है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
अब हम नेक्स्ट की ओर क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आपका एक बोल सकते हैं बहु परम आणविक बहु आणविक जो क्या होता है हमारा जो अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया की जो है जो दर होता है वो कम होता है या कम प्रभावशील होता है, उसको देखते हैं। तो लिख देते हैं हम लोग जो है बहु जो क्या होता है आणविक जो भी अभिक्रिया होती है उसके कम होने के कारण। तो थोड़ा सा इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा बहु आणविक। तो लिख दो भाई हमारा यहाँ से बहु जो भी हमारी क्या होती है आणविक अभिक्रिया के है ना कम जो है होने के कारण, कम होने के कारण या बहु आणविक जो अभिक्रिया होती है उसके धीमे होने के कारण, बहु आणविक अभिक्रिया के कम होने के कारण तो बहु आणविक जो भी क्या होता है हमारा अभिक्रिया होता है उसका धीमे होने के कम होने के कारण ये है। एक यहाँ पर क्या होती है आपका गतिज सिद्धांत होती है। क्या होती है हमारी भाई गतिज जो सिद्धांत होती है। गतिज सिद्धांत जो होती है वो ये कहती है कि कोई भी अभिक्रिया का जो क्या होती है हमारी जो वेग होती है, अभिक्रिया की क्या होती है हमारी जो वेग होती है, ये अभिक्रिया की वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अभिकारकों के टक्कर के, अभिकारकों के किसके भाई टक्करों के। तो ये हमारा क्या होती है बहु आणविक जो भी हमारी क्या होती है अभिक्रिया होती है, उनकी जो अभिक्रिया की जो दर है वो कम होती है। उसके पीछे कारण क्या होती है हमको जानना है। तो गति सिद्धांत तो फिलहाल ये कहती है कि कोई भी अभिक्रिया की जो वेग होती है वो अभिकारकों के टक्करों के क्या होता है हमारी समानुपाती होती है। मतलब यहाँ पर अभिकारकों की जो टक्कर होती है उस पर क्या करती है निर्भर करती है। तो लिख देते हैं अभिकारकों के टक्करों के क्या होती है टक्करों के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया उतना ज़्यादा होती है जितना अभिकारक आपस में क्या करती है टकराती है। ऐसे कौन कहती है भाई हमारी द्रव्य जो भी हमारा जो गतिज है, गतिज जो सिद्धांत है उनका कहना ये है कि अभिक्रिया वेग अभिकारों की टक्कर पर क्या करती है निर्भर करती है। लेकिन ये देखा गया है कि जो है आपकी जो अभिकारक होती हैं उनकी संख्या जैसे जैसे क्या होती जाती है भाई आपकी बढ़ती जाती है। मान लो यहाँ पर जो है आपका दो हमारा क्या दिया है अभिकारक दिया है, तो उस स्थिति में इनमें अभिक्रिया आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलती है ना, क्योंकि इसमें टक्कर जो होती है वो टक्कर काफ़ी क्या होती है आपकी प्रभावी ढंग से होती है। और जैसे जैसे क्या होती जाती है अभी देखने को ये मिला है कि कणों की जो संख्या है जैसे जैसे क्या होती जाती है भाई आपकी बढ़ती जाती है, प्रभावी जो भी टक्कर की संख्या जो होती है वो क्या होती है आपकी कम होती जाती है और अभिक्रिया की दर भी क्या होती जाती है आपके इस प्रकार से कम होती जाती है। तो अब फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कि जो भी क्या होती है अभिक्रिया की जो दर है वो टक्करों पर क्या करती है निर्भर करती है। लेकिन जो टक्कर होती है और टकराने के पश्चात जो प्रभावी टक्कर होती है तभी जाके अभिक्रिया क्या होती है संचालित होती है। और ये देखा गया है कि जैसे जैसे कणों की संख्या क्या होती जाती है बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक दूसरे के साथ टकराने की जो क्या होती है कणों में जो क्षमता है वो क्या होती है कम हो जाती है। मतलब जितने ज़्यादा कण होती है किसी अभिकारक की उतनी क्या होती है उस अभिक्रिया की दर क्या होती है कम होती है। ऐसा जो है गति सिद्धांत के आधार पर बोल सकते हैं अभी हमको देखने को क्या होती है मिलती है। और हम जानते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पद में होती है वो आपकी जटिल अभिक्रिया के नाम से क्या की जाती है जानी जाती है। तो फिलहाल इसमें इतना ही क्या की जाती है बोली जाती है या पढ़ी जाती है। तो हमने क्या पढ़ लिया भाई अणु संख्याता पढ़ लिया, हमने दर निर्धारक पद पढ़ लिया, उसके अलावा अभिक्रिया की जो भी वेग स्थिरांक है उसका इकाई पढ़ लिया। आगे हम लोग थोड़ा सा जो है इसमें अंतर को क्या करते हैं देखते हैं, है ना। अभी हमने क्या देखा भाई एक देखा अणु संख्याता और अभिक्रिया की कोटि हम पहले क्या कर चुके हैं पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होता है। तो जो अभिकारक के सांद्रता के है ना अभिकारक अणुओं के सांद्रता के पदों के योगफल के बराबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो दोनों में हमको थोड़ा सा क्या करना है अंतर देखना है। ये क्वेश्चन आपको जो है आपका बोर्ड क्लास में पूछा भी जाता है। तो चलिए अंतर को हम लोग देखते हैं किस में अंतर देखेंगे भाई अणु संख्याता जिसको आणविकता बोलते हैं और ये क्या होता है अभिक्रिया की कोटि। पहला इसमें हम देखें अगर अंतर तो अणु संख्याता जो होता है वो दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है भाई। तो लिख सकते हैं हम लोग दर निर्धारक
पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। अणुओं की, है ना, संख्या पर क्या करती है भाई, निर्भर करती है। तो हमारा अणु संख्यता जो है धन निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणु संख्यता पर निर्भर करती हैं। अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं हम लोग, तो ये हो गया। दूसरा, अभिक्रिया की जो कोटि होती है ये हमारा क्या होती है, अभिकारकों के या आप बोल सकते हैं अभिकारक अणुओं के, अभिकारक अणुओं के सांद्रता, है ना, पदों के घातांकों के योग को किसको भाई, घातांकों के योग को अभिक्रिया की क्या कहती है, कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो हमारा जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो आपका जो भी अभिकारक जो होते हैं उसके सांद्रता जो पद होते हैं उनके जो घातांक होते हैं उनके अभिक्रिया की जो योग होता है उसको अभिक्रिया की कोटि क्या कहते हैं या उसको कहा जाता है। तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करें, देखो दोनों की परिभाषा है, ये इसका परिभाषा है और एक इसका परिभाषा है कि अभिकारक अणुओं के सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कहने का मतलब ये है जैसे एक अभिक्रिया A प्लस ये दिया है हमारा B इक्वल टू प्रोडक्ट दिया है, तो प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट से हमको मतलब नहीं, हमको अभिकारक से मतलब है, क्योंकि हमारा जो रेट होता है, दर जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है भाई, हमारा जो भी अभिकारक होता है उस पर निर्भर करता है। तो ये अभिकारक की जो क्या होता है, मान लो A है, वैसे ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है, आप पहले पढ़ चुके हो, और ये हमारा क्या है, हमारा B है और यहाँ पर घात भी है। तो इन घातांकों के जो क्या होता है, योग होता है, ये अभिकारक जो है जिसकी सांद्रता को शो करता है। तो इन सांद्रता के जो पदों का क्या होता है, हमारा जो योग होता है वही आपका क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि को हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। दूसरा, ये जो है अगर हम बात करें तो ये हमारा सैद्धांतिक जो है, यह जो है सैद्धांतिक तर्ज पर हो जाता है और ये प्रयोग पर आधारित होता है। तो ये कर सकते हैं, ये हमारा जो होता है सैद्धांतिक होती है, यह सैद्धांतिक होती है, सैद्धांतिक होती है। कैसे होती है, सैद्धांतिक होती है। कौन सा हमारा भाई, हमारा ये जो हमारा अणुसंख्यता होती है वो कैसी होती है, सैद्धांतिक होती है। कैसी होती है, हमारी सैद्धांतिक होती है। यह सब है ना, सैद्धांतिक होती है। कैसे होती है, हमारी सैद्धांतिक होती है। जबकि हमारा ये जो है, ये आपका जो क्या होती है, ये जो है प्रयोग पर आधारित होती है। इस पर प्रयोग आधारित होती है भाई, प्रयोग पर क्या होती है, हमारी आधारित होती है। कौन सा वाला, तो हमारा जो क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि है, प्रयोग पर क्या होती है, आधारित होती है। पहले भी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आधारित होती है। तो ये हमारा दूसरा, इसमें क्या की जा सकती है, अंतर लिखी जा सकती है, ये सैद्धांतिक होती है जबकि हमारा प्रयोग पर आधारित होती है। तीसरा है ना, इसका मान पूर्णांक में होती है ना, अणु संख्यता का मान किस में होती है भाई, पूर्णांक में होती है। मान पूर्णांक में होती हैं, पूर्णांक में होती हैं। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो हमारा अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो प्रभाज में होती है भाई। अभिक्रिया की कोटि किस में होती है, प्रभाज में होती है, मतलब पूर्णांक में नहीं होती है। उसके अलावा कुछ भी हो जाती है ना, प्रभाज में होती हैं या होती हैं, भिन्नात्मक होती है ना। तो ये हो गया हमारा। और अगर हम नेक्स्ट 4th नंबर में जाएं तो यहाँ पर क्या होती है, हमारी अणुसंख्यता कभी जो है शून्य प्रदर्शित नहीं करती है ना। तो यहाँ पर अणुसंख्यता का मान शून्य नहीं हो सकती, नहीं होती है या नहीं हो सकती है ना। जबकि हमारी इसकी बात करें तो आपकी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, शून्य होती है। अभिक्रिया की
कोटि कैसी होती है भाई हमारी? शून्य होती है, शून्य होती है। अभी देखे थे ना जस्ट पहले शून्य कोटि अभिक्रिया, तो ये शून्य ये प्रदर्शित करती है। तो कितना पॉइंट हो गया भाई हमारा? 4 पॉइंट, नहीं है ना। पहला परिभाषा, दूसरा ये सैद्धांतिक है, प्रायोगिक है। अणु संख्याता का मान पूर्णांक में होता है, जबकि वो क्या होता है? प्रभाज में होता है। और चौथा, अणु संख्याता का मान शून्य नहीं होता है, जबकि हमारा ये जो है शून्य मान को प्रदर्शित करता है। और एक लास्ट लिख देते हैं 5th नंबर, और ये होता है कि अणु संख्याता जो होता है, अणु संख्याता का मान अभिकारकों के या अभिकारक के जो क्या होता है हमारा? अभिकारक का जो क्या होता है? सांद्रता होता है। अभिकारक के सांद्रता व दर में कोई संबंध नहीं होती है, तो इसमें कोई संबंध नहीं होती है। किसके भाई? अणु संख्याता से अभिकारक के सांद्रता उसके दर से कोई मतलब नहीं है। जबकि अभिक्रिया की कोटि की बात करें, अभिक्रिया की क्या होती है हमारी? कोटि। अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के सांद्रता व दर के साथ क्या करती हैं? संबंध रखती हैं या संबंध होती हैं। तो इस तरीक़ा से 4-5 जो लाइन हैं या 4-5 जो अंतर है वो इसमें क्या की जा सकती है? समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है भाई, क्वेश्चन के तौर पर यहाँ से क्वेश्चन इसको अंतर के रूप में पूछी जाती है। तो इस तरीक़ा से 4-5 अंतर जो बहुत ही क्या है? आसान होती है, उनको दे करके यहाँ से इनमें अंतर क्या की जा सकती है? बनाई जा सकती है। तो ये क्या हो गया हमारा? अणु संख्याता और अभिक्रिया की कोटि।